नमस्कार दोस्तों। मैं ज्ञानेंद्र आर्य। आज की चर्चा शुभ मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान मां संस्थान की तरफ से दैनिक चर्चा में आज हम लोग मंथन क्रमांक 334 जो मार्गदर्शक सूत्र संहिता भाग 1 के सूत्र संख्या 1210 से आज की चर्चा का चर्चा लिया गया है। मैं एक बार कोटेशन पढ़ देता हूं, फिर हम सब लोग इस पर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे और इसी विषय के आसपास अपनी बात करने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा का कोटेशन मैं पढ़ रहा हूं। जब तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं हो पाती। कमल सिंह जी, मैं आपका माइक म्यूट कर दूं क्योंकि आपकी आवाज उधर से नॉइस पीछे से आ रही बैकग्राउंड। आपको जब बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जब तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं हो पाती तब भावनात्मक नारे या प्रचार का सहारा लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति तर्क से अपनी बात नहीं समझा पाता तब अपने कथन के साथ किसी महापुरुष का नाम जोड़ देता है। इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। वास्तव में अगर मैं आज वर्तमान परिस्थितियों में अपने देश की दुर्दशा देखूं और जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं, समाज जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति में है, उन सारी समस्याओं को एक लाइन में कह देने वाली बात इस तर्क में, इस कोटेशन में आई है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नारे लगा करके या किसी महापुरुष का नाम लेकर के जो लोग बात अपनी दूसरे पर थोपना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उनकी नीयत कुछ और होती है और वो कह कुछ और रहे होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आप देखिए, ये थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे तब भी हमको देखने को मिलेगा कि जो समाज में प्रचलित व्यवस्थाएं थी, जो समाज में प्रचलित शब्द थे, उन शब्दों के अर्थ बदले गए। जो व्यवहार था उनको कई बार इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि लोग उसको नकारात्मक पक्ष में लेना शुरू करें और धीरे धीरे करके सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा जाता रहा। और एक विचारधारा, कोई भी हो सकती है, कोई एक विचारधारा वो धीरे धीरे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ऐसे नारों या तर्कों का सहारा लेकर कुछ ना कुछ करती रही। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, एक पीछे भी मैंने चर्चा किया था और आज मैं फिर उस बात को एक जरा सा कोट करके फिर आगे की चर्चा में बढ़ूंगा। वो ये आपने देखा कि एक करेक्टर क्या नाम आता है, फातिमा शेख का, जो कि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि इस करेक्टर को मैंने गढ़ा है और गढ़ा सिर्फ इसलिए है कि किन्हीं दो के बीच हम एक भाईचारा दिखा सकें, अपने एजेंडे में किसी एक को दूसरे को जोड़ सके। इस तरीके से नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए फर्जी करेक्टर गढ़े जाते हैं, फर्जी नारे लगाए जाते हैं, बहुत जोर शोर से नारे लगाए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण का नारा इस समय जिस तरीके से तेजी से लगाया जा रहा है, लगाया गया, पीछे उसका क्या दुष्परिणाम है ये हम सब देख रहे हैं। पीछे जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर अलग अलग तरीके से समाज में भ्रांतियों को फैलाया गया, समाज को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दे बीच बीच में उठाए गए, उन सबके कारण समाज लगभग टूटता सा चला गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है वह है स्वस्थ विचार मंथन का अभाव। मैंने ये देखा है, अपने जीवन में महसूस किया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की विचारधारा के लोगों के बीच रहता है, अगर कोई एक विपरीत विचारधारा का व्यक्ति उसमें कुछ भी कह दे, कोई अलग तरीके का तर्क प्रस्तुत कर दे, तो विचारधारा के कुनबे में रहने वाला व्यक्ति तुरंत ही अपना नियंत्रण खो देता है। या तो वह संवाद की सुचिता भूल करके अंट संट बोलने लगता है या आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीजों को बिखेरने का प्रयास करने लगता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। हमने अपने पुराने समय में देखा है कि गांव में चौपालें हुआ करती थी, तमाम तरह की संवाद के माध्यम उपलब्ध थे, लोग परिवार बड़े बड़े थे, आपस में बैठ करके बातचीत करते थे। किसी का दबना, किसी का दबाना, किसी का
छीटाकशी करना, किसी का कुछ बोलना, वो सब एक आज पूरी तरह से बंद हो चुका है। हर व्यक्ति अपने अहंकार के साथ ही जीवित है और अपने ही अहंकार को पुष्ट करने के लिए तमाम तरह के तर्क और चर्चाएं गढ़ता रहता है। इन संवाद के माध्यमों का बंद हो जाना या संवाद के माध्यमों का बिगड़ जाना इसमें और वृद्धि करता है। तमाम उल जुलूल तर्क जो दिए जाते हैं वो इसी आधार पे सफल हो जाते हैं, क्योंकि चार समझदार लोग या चार लोग बैठ करके स्वस्थ विचार मंथन के लिए तैयार नहीं होते। मैंने यह अक्सर इस प्लेटफॉर्म पर भी देखा है कि बातचीत करते हुए हम लोग अक्सर मुनि जी की बात है, हम ऐसा कह देते हैं या किसी अन्य महापुरुष का भी नाम ले लेते हैं। सामने वाले के साथ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो प्रमुख बात यह है कि उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने, या जिनका हम उद्धरण दे रहे हैं, उन व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक विरोधाभासी बातें भी कही हैं। और अगर उस व्यक्ति की बात हम काट रहे हैं किसी भी तर्क के आधार पर, मैंने कहा कि बुद्ध ने यह कहा और अगला व्यक्ति मैं काट रहा हूं उस बात को, तो वास्तव में मैं उस व्यक्ति की बात नहीं काट रहा हूं बल्कि काट रहा हूं बुद्ध की बात। ऐसे किसी महापुरुष की बात काटने से लोग बचते हैं और अनावश्यक रूप से कुतर्क कर कर वह व्यक्ति अपनी बात रखने में सफल हो जाता है। यह भी एक समाज की बड़ी समस्या है। प्रस्तुत कोटेशन में कुछ इसी प्रकार की चर्चा की गई है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, मेरी बात समाप्त हो चुकी है, थोड़ी सी बात थी, बाकी बात बात में बीच में फिर आएगी तो हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। मुनि जी से अभी मेरी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, तो संभवतः वो डॉक्टर को दिखाने गए थे, अभी अपनी जगह पे नहीं पहुंचे हैं। जब तक मुनि जी आ नहीं जाते तब तक हम लोग अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे, आ जाएंगे तो शामिल हो जाएंगे। आप लोग अपनी बात शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। बताएं, किसी भाई की कोई बात हो। अ, क्या कहते हैं ज्ञानेंद्र जी, जो आज का जो विषय है, आज इत्तेफाक देखिए कि मैं इसी विषय पर दोपहर में विचार कर रहा था। हमारा एक समूह है आर्य निर्मातृ सभा का। तो वहां पर आज एक पोस्ट आई, तो उसी पोस्ट का उत्तर दिया मैंने। तो वहां वो लोग भड़क गए एकदम, क्योंकि वहां इस तरह की कोई बात तो आती नहीं है। तो वहां फिर एक दो लोगों ने आपत्ति दबाई, तो मैंने कहा कि हम लोग स्वतंत्र विचार मंथन करते हैं। मैंने जो कहा वो अंतिम सत्य नहीं है। मैंने कहा ये मैंने अपना अनुभव रखा है, मैंने अंतिम सत्य नहीं रखा है। उस पर विचार मंथन होता रहेगा। और मैंने एक बात और लिखी कि चिंतन तो अकेला व्यक्ति करता है, मंथन के लिए कम से कम दो की आवश्यकता है, या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग तो चाहिए ही। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी ही बात को ये कहे कि जो मैंने कहा है वही अंतिम सत्य है, वही प्रमाण है, तो वहां तो विचार मंथन की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। फिर वो वैसा ही हो गया कि मोहम्मद का जैसे चला आ रहा है, मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो हम उसी को मान रहे हैं। अपनी बातों को उसको सिद्ध करना पड़ता है तो हम मोहम्मद को कहते हैं कि मोहम्मद ने ऐसा कहा था। वही स्थिति मैं आर्य समाजियों को भी देखता हूँ। आर्य समाजियों में तो बड़ा मतलब सामान्य है कि जब कोई तर्क से बात सिद्ध नहीं होगी तो कह देंगे कि ऋषि दयानंद ने कहा था। तो क्या आप ऋषि दयानंद को काट रहे हैं? अब ऐसा कह देंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है चुप हो जाता है, क्या बोले वो, क्योंकि वहां तो किसी महापुरुष का नाम जोड़ दिया। और उसके साथ समस्या ये आती है कि आप बोलेंगे तो फिर वो भावनात्मक रूप से उग्र हो जाते हैं। तो अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए ऐसे ही नारों का सहारा लिया जाता है। आज हमारी चर्चा चल रही थी आरक्षण को लेकर के। तो आरक्षण पर लेकर रख कर मैंने कुछ विचार रखे। इसके अलावा मैंने समाज व्यवस्था पर कुछ विचार रखे थे, व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो वहां जो चरित्र निर्माण वाले थे वो सब सक्रिय हो गए अचानक से, कि आप कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन इतना जो है महत्वपूर्ण कार्य है, चरित्र परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने कहा व्यवस्था और व्यक्ति दूसरे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। लेकिन मैंने ये देखा है कि हम कहीं भी जब चर्चा करते हैं तो होता यही है कि वह अपने किसी महापुरुष का नाम जोड़ देंगे। उसका परिणाम दिख रहा है कि अम्बेडकरवादी हैं
तो वो जो है अंबेडकर ने कहा जो अंतिम सत्य हो गया, गांधीवादियों का यही है। गांधी जी ने जो कहा वह सत्य हो गया। अब भले ही वह जो है वर्तमान में स्वयं एक समस्या बन जाए, तो गांधी के विचार में और गांधीवादियों के विचार में बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसी वर्ष या पिछले वर्ष जो है, वह हमारे देश की संसद में कुछ अराजक तत्व घुस गए, और उन अराजक तत्वों ने घुसने के बाद जो है हंगामा किया, और बाद में ये कह दिया कि हम तो भगत सिंहवादी हैं, भगत सिंह को मानते हैं। उनका तर्क देखिए कि भगत सिंह हिंसा के समर्थक थे, हम भी हिंसा करते हैं। लेकिन वो विचार नहीं करते हैं भगत सिंह ने किस परिस्थिति में कहा था। भगत सिंह ने जब कहा था तब हमारे देश में गुलामी थी, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में हमको न्याय नहीं मिलता था, न वोटिंग राइट्स था, तो हमारे पास जब कोई अधिकार नहीं था, अंतिम विकल्प था, तब हिंसा का मार्ग लिया। अब भगत सिंहवादी कह रहे हैं कि हम आज लोकतंत्र में भी हिंसा का सहारा लेंगे, जब आपके पास सामाजिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, न्यायपालिका आपकी है, चुनाव हुआ तंत्र आपका है, आपके पास न्यायालय में जाने का विकल्प भी है, सब कुछ आपके पास विकल्प है, फिर भी वो कहते हैं हम भगत सिंह बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि गुलामी में क्रांति आपको भगत सिंह बनाती है, और वही जो है अगर हिंसा आप करते हैं लोकतंत्र में तो आप आतंकवादी हो जाते हैं। तो एक परिस्थिति आपको क्रांतिकारी बना देती है, एक परिस्थिति आतंकवादी। हम परिस्थितियों के अनुसार जब विचार नहीं करते हैं, और किसी ने 1000 साल पहले या 5 साल पहले कुछ कह दिया, उसी के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे संगठन या गुट बने हुए हैं, जो अपनी बात को जोड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए किसी का नाम बड़े ही बलपूर्वक तरीके से रखेंगे। और समस्या ये आती है कि उस विचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भी जब प्रश्न चिन्ह उठाता है तो वो भी सोचता है कहीं ना कहीं मैं जो है अपने ही महापुरुष पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। तो ये एक समस्या है जो केवल भारत में ही नहीं है, ये विश्व की समस्या है। ईसा मसीह को मानने वालों ने अंतिम पुस्तक वही पकड़ ली, भाई कुरान को मानने वालों ने वही अंतिम पकड़ ली, हमारे यहाँ भी कितने ही धार्मिक ग्रंथों को मानने वाले वही पकड़ के चल रहे हैं। और धार्मिक ग्रंथों को मानने वालों की बात अलग है, छोटे छोटे जो संगठन बने हुए हैं, संप्रदाय बने हुए हैं, मत पंथ बने हुए हैं, उनकी भी स्थिति लगभग वैसी ही है। अर्थात विचार संकीर्णता की तरफ चले जाते हैं, न विचार मंथन होता है। जब चिंतन ही नहीं होगा तो विचार मंथन कहाँ से होगा। तो मुझे लगता है ये गंभीर समस्या है। और मैंने तो आज ही चर्चा करी दोपहर में, तो देखा तो वास्तव में यही स्थिति है। विचार मंथन कोई नहीं करना चाहता, या विपरीत विचार को लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तुरंत उग्र हो जाते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? और कोई भाई अपनी बात रखे? ज्ञानेन्द्र जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी इसका भाई साहब, मतलब है, ठीक आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, तो महिला तो प्राकृतिक रूप से ही सशक्त है। एक सुशिक्षित महिला ने ये कहा था कि हम पुरुष की बराबरी क्यों करें, जब हम प्राकृतिक रूप से हमारी स्थिति पुरुष से अच्छी है। तो यदि हम पुरुष की बराबरी करेंगी तो इसका मतलब है हमको, हमारा को स्तर कुछ नीचे आएगा। तो प्रकृति ने जो उनको क्षमता दी है वो पुरुष को नहीं दी है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की बात कहना वो बेतुकी बात है। ये तर्क दिया जाता है, बहुत अच्छा तर्क है। ये कहा जाता है कि ये समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। तो समाज को पुरुष प्रधान किसने बनाया? उसमें महिलाओं का भी पूर्ण योगदान है। जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए वर की तलाश में जाता है, तो
ऐसा घर देखा जाता है जो लड़की की अपेक्षा अधिक धनी भी हो और आयु में भी अधिक हो और समाज में उसकी स्थिति अच्छी हो। तो जब स्वयं ही कन्या पक्ष के लोग पुरुष पक्ष को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो फिर बाद में कैसे कहा जा सकता है कि स्त्रियों को, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। तो ये कई तर्क इस तरह के आते हैं। एक बात और है, जैसे हम ये कहें कि पत्तों को स्वस्थ रखिए, कुछ कहें फूलों को स्वस्थ रखिए, कुछ कहें डालियों को स्वस्थ रखिए, लेकिन ये सब तभी स्वस्थ होंगे जब जड़ को पानी मिलेगा। इसी तरह से समाज का अलग अलग पुरुषों को सशक्त होना चाहिए, महिलाओं को होना चाहिए, बुढ़ों को होना चाहिए, बालकों को होना चाहिए, ये न कह के कहा जाए कि समाज को सशक्त किया जाए, समाज सशक्तिकरण हो। मतलब कानून समाज के नियंत्रण में रहे, कानून के नियंत्रण में समाज न रहे। समाज का मतलब समाज की जो अच्छी शक्तियां हैं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, उनके नियंत्रण में कानून को रहना चाहिए और वही कानून प्राकृतिक कानून होगा। तो बाकी चीजें जैसे याद आएंगी मैं कहूँगा। इस समय इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर साहब। आचार्य सुनील देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सभी साथियों को। अभी ब्रजेश जी ने कोई बातें थोड़ी कही थी अच्छी। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि हम तर्क की बात कर रहे हैं या मत की बात कर रहे हैं। यदि हम मत की बात करें तो कहा गया है मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, ये भी कहावत तैयार है। और तर्क की यदि हम बात करते हैं तो ब्रजेश जी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। मैं कोट इसलिए कर रहा हूं, जहां मुस्लिम संप्रदाय की बात करी थी मत की, या ईसाई संप्रदाय की, वो कोई व्यक्ति है ही नहीं हमारे बीच में। अगर हम उनके बीच में जाकर के इस बात को कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तर्क का आधार क्या है और तर्क किस बात पर स्थापित होता है, जो हमने कोटेशन में दिया है कि बड़े व्यक्ति की किसी बात को लेना या किसी बात को हम रखना। तो तर्क की जो परिभाषा दी है विद्वानों ने या समझ के लोगों ने, ऐसा नहीं कि हम ही समझदार हैं, तो लिखा है उन्होंने कि तथ्यों या आधारों से निष्कर्ष, निर्णय या अनुमान लगाने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से उत्पन्न कारण, तर्क और प्रमाण आदि। यदि मैं अपनी प्रमाण के लिए बात कहूं तो मेरी बात प्रमाणित कैसे मानी जाए। अब आप कहेंगे तर्क, तो तर्क क्या है? मत हो सकता है मेरा तर्क क्या है, क्योंकि तर्क का तो एक आधार ही होगा और उस आधार के आधार पर ही हम बात रखेंगे कि इस बात का ये तर्क है। मैं ऐसा कहूंगा, मेरा मानना है, मेरा मत है, तो स्वीकार हो या ना हो, लेकिन तर्क के आधार पर यदि सिद्ध करने के लिए तो हमें महापुरुषों का भी उदाहरण लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अन्य पुस्तकें या कहीं भी कुछ है उसको भी लेना पड़ता है। जब हम कोई सूक्ति या कोई गणित का या किसी विज्ञान का प्रश्न समझाते हैं तो कहते हैं माना कि एक्स, वहां एक्स होता तो नहीं है लेकिन माना जाता है। तो फिर मानने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? मेरा आपका तर्क, मेरा आपका विचार यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो जाकर के वो बात सैद्धांतिक हो सकती है। दो व्यक्तियों के बीच में आकर के, तीन व्यक्तियों के बीच में आकर के कोई लॉजिक जब चलता है, लॉजिक का मतलब है कोई वार्तालाप लंबी चलती है और उसका स्थायी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कोई हम तर्क निकालते हैं, अर्थात कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई विचार निकालते हैं कि इस अवस्था में ये स्थिति ठीक हो सकती है। ये कह देना कि किसी महापुरुष का तर्क जो है प्रस्तुत करना उसके तर्क को निर्धारित नहीं कर रहा है। या किसी, अगर यही बात हम ले लें जो यथा जो बात लिखी हुई है या जो हम बात कर रहे हैं जिस परिप्रेक्ष्य में, तो ऋषि दयानंद को भी गलत ठहरा दिया जाएगा
केवल उनके ही मंतव्य से सत्या प्रकाश के सबसे पिछले यानी उस पर वो लिखते हैं कि जैसा ऋषियों ने माना है ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी जैमिनी तक वो कोड कर रहे हैं अपने तर्क के आधार पर कि मैं वही पदार्थ मानता हूं, तो उन्होंने तो अपनी बात ही काट दी, तो मानने का कोई औचित्य नहीं रहता। जैसा उन्होंने जो पदार्थ माना है वह वैसा मैं मानने का अभीष्ट यानी प्रयास कर रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात जो बोली थी कि अंतिम सत्य, ये बिल्कुल सही है, कई बार हम लोगों ने चर्चाएं की इस पे कि अंतिम सत्य कुछ होता नहीं है। अब इसमें एक संस्कृत की बड़ी अच्छी सूक्ति आती है, देखो संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है, हमारी पहुंच है या नहीं है वहां तक वो अलग बात है। एक आता है योगन योग्यम अन्वेष्टुम नातु उत्तमम, योग उत्तम खोजें सबसे अच्छा ना खोजें, मतलब सबसे अच्छा तक हमारी पहुंच हो नहीं सकती क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा हो, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति आगे नहीं पहुंचा हो, तो उन्होंने कहा हम सबसे अच्छा खोजें मतलब उत्तम खोजें। जैसे मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन सब कुछ नहीं जानता, तो बहुत कुछ कहने में तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं है, लेकिन सब कुछ जानने में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यदि हम मत की बात करेंगे तो मत जो है वो किसी एक विचारधारा को प्रभावित करता है, तर्क किसी विचारधारा को प्रभावित नहीं करता है। तर्क सैद्धांतिक होता है, तर्क अन्वेषण के आधार पर होता है, तर्क वैज्ञानिक होता है, तर्क महापुरुषों के आधार पर भी रखा जाता है। हाँ मत की बात करो, मेरा ऐसा मानना है, तो वहां पर जो है वो तर्क का विवाद नहीं होता, वहां पर मत का विचार हो जाता है, ऐसा आपने मानना है। जब वहां पर कोई झगड़े की स्थिति आती है उत्पन्न होती है तो कहते हैं ठीक है आपका मानना है भाई, ठीक है आप ये मानिए, क्योंकि उससे हिंसात्मक प्रवृत्ति या इस तरह की जन्म ना ले, तो वहां मानना हो जाता है, लेकिन तर्क का मानना नहीं होता, तर्क का सिद्ध करना होता है, और आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा, ना कि अपनी बात को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करना पड़ेगा, उसके तार्किक आधार होंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया था वो नहीं, उनके जो आधार कुछ है ना, नहीं साधारण खाना खाएं। निर्णय है, अनुमान ये है, ठीक है, प्रमाण ठीक है। है, ये सब प्रतिक्रिया उसमें कारण है, ये सब लाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारी जो बात है हम जिससे सब लोग निष्कर्ष निकालते हैं, जो निष्कर्ष का मतलब ये विचार मंथन करते हैं, इससे भी हमारी विषय एक परिपक्वता बौद्धिक स्तर में आनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में पहुंचेंगे और समाज में इसी बात को, तो तर्क यदि मत में भी हमने अंतर नहीं किया तो लोग पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं कि हम ही केवल विचार कर रहे हैं और लोग विचारवान नहीं है समाज में, या लोग समाज के विचार नहीं करते, ऐसा भी मत मानिए। हाँ हो सकता है उनका विषय दूसरा हो सकता है उनकी अपनी लाइफ लाइन थोड़ी दूसरी हो सकता है उनका जीवन शैली किसी के आधार पर हो। जो आर्य समाज की बात आई थी तो आर्य समाज को भी मैं कहना चाहता हूं कि संगठनात्मक आधार पर वो मानने के लिए किसी विशेष वस्तु से अलग हो जाए वो अलग विषय हो जाता है उनका, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए या अपनी मान बढ़ाने के लिए अपनी बात को सिद्ध। लेकिन जब तार्किक आधार आता है तो वेद को ही आधार रखते हैं और वेद पे कहते हैं सूक्ति दी है, इस पर हमारा आपका विचार हो सकता है, वेद की सूक्ति बीच में आई वो तर्क का आधार बना ना कि मत बना। तो मत में और विचार तर्क में हमें अंतर समझना पड़ेगा, मत क्या है तर्क क्या है। जो बात मुस्लिम की पुनः मैं कहूंगा और ईसाई की है वो मत है ना कि तर्क के आधार पर है। इसीलिए 1875 में ऋषि दयानंद जिस समय ऋग्वेद आदि भाष्य की भूमिका की थी और उन्होंने लिखा है, आज मैंने एक वीडियो देखा था जिस समय करपात्री महाराज की कोट कर रहा हूं मैं इसलिए, करपात्री महाराज का शास्त्रार्थ हुआ उसको देखिएगा, तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि सूर्य भी अपनी गति में घूमता है, वो भी चक्कर लगाता है, और आज विज्ञान उसको सिद्ध कर रही है, जो कि कुछ समय पहले ईसाई यानी बाइबल के कोड से उन्होंने कहा नहीं पृथ्वी नहीं घूमती, कई लोगों को उसमें फांसी वांसी भी आई, कुछ लोग उसमें भी हैं, आज विज्ञान ने उसको सिद्ध किया। तो तर्क हमेशा विज्ञान के आधार पर सत्य होता है, तार्किक होता है, निष्कर्ष के निष्कर्ष निकले हुए पहला, ऐसा नहीं कि हम निष्कर्ष निकाला, अनुमान होता है प्रमाण होता है, इनके आधार पर तर्क स्थापित होता है। मत केवल अपना मानना हो, मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं जी। धन्यवाद। और कोई भाई अपनी बात रखे? सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं पवनजय त्रिपाठी। बताएं पवन जी भाई साहब। ये आज का जो विषय है कि कुछ लोग अपनी बातों को रखते हुए महापुरुषों को कोट करते हैं, तो अपनी बात रखते हुए महापुरुषों का कोट कुछ लोग करते हैं, ठीक बात है, करना ही भी चाहिए कभी कभी, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए महापुरुषों को कोट कर देना ये नहीं ठीक। क्योंकि जब भी आप अपनी बात करें
तो अपने तर्क के साथ तर्क से बड़ा होता है साक्ष्य। इसको हमेशा ध्यान में रखें। यदि आपके तर्क के में साक्ष्य नहीं है तो वो तर्क आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपको सत्य की कसौटी तक नहीं पहुंचाते। कोई भी व्यक्ति तर्क से किसी को भी प्रभावित कर सकता है, और जब हम प्रभावित होने लगे किसी के तर्कों से, तो हम उसमें साक्ष्यों को देखना चाहिए, खोजना चाहिए, उसमें साक्ष्य है भी कि नहीं। अगर वह साक्ष्य नहीं उपस्थित कर पा रहा अपने तर्कों द्वारा, तो फिर वो माया जाल है, फिर उसमें नहीं फंसना चाहिए। अगर वह साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दे रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि साक्ष्य से बड़ा क्या होता है। तो साक्ष्य से बड़ा प्रत्यक्ष होता है। देखना चाहिए कि क्या प्रत्यक्ष में ऐसा हो रहा है समाज में। अगर हमें लगे कि हाँ प्रत्यक्ष में भी ऐसा हो रहा है, तो हम तर्क को मान सकते हैं सच। और जब भी हम महापुरुषों की बात को कोट करते हैं, तो वह इसलिए कोट करते हैं कि इस विषय पे साक्ष्य खोजिए, इस विषय पे आप प्रत्यक्ष का आज का समय का उदाहरण देखिए, क्योंकि ये विषय जो महापुरुषों ने कहा है, इस पे आपको साक्ष्य मिलेंगे। हमारे महापुरुषों और हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें झूठी नहीं है। यह आप आज की कसौटी पे कस के देख सकते हैं, और जो आज की कसौटी पे कस के दिखाई पड़ जाए, उसे आप सच मान सकते हैं। इस तरीके से सभी लोगों को अपने तर्कों को रखना चाहिए। और अभी पिछले दिनों एक बात हुई थी कि जो त्रिवेणी है हमारे शरीर के अंदर, हम तर्क करें, वही जो सुने वही देखें और वही मनन करें। तीनों के बाद जो हमारा दर्शन आवे, वह हमारा सत्य है। हमारे सत्य को साक्ष्य और प्रत्यक्ष में कसा जाएगा। अगर वह सच निकलेगा तो वो सच है। मेरे कहने से न कोई चीजें सच होंगी और न कोई चीजें झूठी होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और भाई बताएं, अर्जुन सिंह जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। जी। मैं अर्जुन सिंह प्रथम बार चर्चा में मतलब शामिल हो रहा हूँ। वैसे मैं कनेक्ट करता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ, सुनता रहता हूँ म्यूट पे लगा के। ये जो विचार है सभी के विचारों को मैंने अभी सुना और काफ़ी हद तक विचारों से मैं सहमत हूँ। लेकिन जैसा कि आज का ये विषय दिया गया है, जब तर्क से कोई बात सिद्ध नहीं हो पाती तब भावनात्मक नारे या प्रचार का सहारा लिया जाता है। इसको हम जैसा कि शुरुआत में बताया गया था, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये होता है। लेकिन आगे ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति तर्क से अपनी बात नहीं समझा पाता तब अपने कथन के साथ किसी महापुरुष का नाम जोड़ देता है। इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। तो मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। उसका कारण यह कि किसी भी कथन, चाहे वो महापुरुष हो या कोई किसी क्षेत्र में ज्ञानी व्यक्ति हो, उसका सहारा लिया जाता है। ऐसा होता रहता, केवल राजनीति में नहीं होता है, ऐसा आम जीवन में भी देखने में आता है। एक विद्यार्थी होता है, जब वो अपने साथी विद्यार्थी से जब वो किसी विषय पे बात करता है तो वो भी प्रमाणित करता है कि देखो गुरुजी ने ये बताया था, मेरे जो अध्यापक जी हैं उन्होंने मुझे ये बताया था। और एक विद्यार्थी के रूप में वो अपने अध्यापक को या टीचर को जो है एक प्रमाणित वो मान के चलता है कि उन्होंने कह दिया तो ये बात प्रमाणित हो जाती है। दूसरा ये आता है कि वो व्यक्ति जो किसी कथन का सहारा ले रहा है, महापुरुष के कथन का सहारा ले रहा है, वो किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। यदि राजनीति की हम बात करें तो देखने की बात ये होती है कि ऐसे किसी महान व्यक्ति के कथन का सहारा लेके यदि कोई अपनी बात को प्रमाणित कर रहा है तो हर स्थिति में वो गलत नहीं हो जाता। हाँ, देखने की बात यह है कि वो जिस महापुरुष के नाम का सहारा ले रहा है तो क्या वो उसके आचरण, मतलब उसके आचरण में और वो जिस व्यक्ति का नाम ले रहा है महान व्यक्ति का, उसके आचरण में कोई समानता है।
कि सिर्फ नाम का सहारा लेके अपने मतलब जो है गलत बातों को भी वो सिद्ध करना चाह रहा है। क्योंकि किसी भी गलत व्यक्ति पर ये मतलब प्रतिबंध लगा हुआ नहीं है कि वो सही बात नहीं करेगा या सही व्यक्ति या महान व्यक्ति के कथन का सहारा नहीं ले सकता। वो किसी का भी मतलब एक कोट कर सकता है किसी की भी बात को। तो देखने की बात सिर्फ ये रह जाती है कि वो जिन परिस्थितियों में है, क्या वो किसी महान व्यक्ति, महान नेता, महान विभूति किसी का भी अगर कथन मतलब लेकर अपनी बात को प्रमाणित कर रहा है, तो क्या उसका स्वयं का आचरण वैसा है? अगर नहीं तो वास्तव में उससे बचना चाहिए। लेकिन हर परिस्थिति में मुझे लगता है कि बचने की जरूरत नहीं है। और कदम कदम पर आम जीवन में ये होता है कि हम अपनी बात को कहीं ना कहीं से प्रमाणित करते हैं। एक समय रहा था कि पृथ्वी को गोल माना जाता रहा, कि मतलब चपटी माना जाता रहा था। तब तक लोग उसको प्रमाणित करते थे। जिस वैज्ञानिक ने पृथ्वी को चपटा माना था उसके नाम को लेकर प्रमाणित करते थे, देखो उन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद ये ठीक भी है कि कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता है, उस पर विचार विमर्श होता रहना चाहिए। तो आगे खोज जारी रही, दूसरे वैज्ञानिक भी अगर उसको ही अंतिम सत्य मान लेते तो आज ये पता नहीं चल पाता कि पृथ्वी गोल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर कोई विज्ञान से संबंधित अगर कोई बात आती है तो अब एकदम से एक आम व्यक्ति या मैं एकदम वैज्ञानिक तो हो नहीं जाता, सारे प्रयोग करके तो दिखा नहीं देता। तो मैं यही कह के छूट जाता हूँ कि देखो अमुक वैज्ञानिक ने ये बात कही है। तो हर इस स्थिति में मैं गलत तो नहीं हो गया, मेरा कोई उद्देश्य तो गलत नहीं हो गया। तो मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में उसने उससे बचना चाहिए, ये सही नहीं है। मतलब जो है बात ये कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका उद्देश्य उसके पीछे क्या है, तो थोड़ा सतर्कता की जरूरत जरूर है। और बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात यहीं पर जी जी रोकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और कोई भाई अपनी बात कहें? जी ज्ञानेंद्र जी, हाँ बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। विषय तो बहुत अच्छा रखा है, तर्क के विषय में और भावनात्मक जो विचार है मनुष्य के। तो इसमें देखिए, तर्क शक्ति तो अधिकांश व्यक्तियों के अंदर होती है। तर्क वितर्क कुतर्क ये चलता ही रहता है। लेकिन भावनात्मक मतलब आंतरिक जो मनुष्य का भाव होता है, उसकी भावना क्या है, विचार क्या है, वो मतलब हमारे मतलब सामने आ ही जाते हैं जब व्यक्ति अंदर की आंतरिक भावनाओं से बोलता है, अंदर के विचार व्यक्त करता है तब। लेकिन इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब आज के विषय में कि मतलब महापुरुषों का जो, अगर महापुरुषों का कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल देता है तो वो गलत है। मतलब हमारे भारत में मतलब कोई भी संत महापुरुष जो भी हैं, मतलब उन प्राचीन ऋषि मुनियों के दृष्टांत तो बताने ही पड़ते हैं। मतलब अगर जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अपने तर्क शक्ति या अंदर के विचार उसके अंदर नहीं है तो वो दूसरे का ही एग्जाम्पल देगा। लेकिन अगर उसकी भावनात्मक वो आंतरिक विचार मनुष्य के यदि हैं तो वो महापुरुषों का सहारा कम लेगा। ये बात सही है, लेकिन महापुरुषों का सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने क्या करा, महापुरुषों ने क्या करा, अभी सुनील भैया भी वो उन्होंने भी अच्छे ढंग से बताया कि महापुरुषों का सहारा लिया जाता है, चाहे वो ऋषि दयानंद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने मतलब देश हित में समाज हित में जो कार्य किए हैं या ईश्वर के बारे में बताया है, जो भी उनकी विचारधारा है वो श्रेष्ठ थी महापुरुषों की। अगर हमारे देश में महापुरुष ना होते तो उनकी विचारधारा हम जन जन तक कैसे पहुंचाते। अब मान लीजिए हम मुनि जी को ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुनि जी के अंदर जो विचार हैं वो एक हमारे मतलब महापुरुष कह लीजिए या मतलब मार्गदर्शक हैं हमारे। हम उनकी विचारों को जन जन तक ना पहुंचाएं, उनका सहारा ना लें तो मतलब कैसे कार्य सिद्ध होगा, कैसे कार्य आगे बढ़ेगा। तो हमें महापुरुषों का भी जो उनके विचार भावन, उनकी जो भावना है विचार हैं, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं। चाहे वो ऋषि दयानंद हो, चाहे मुनि जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे भारत के अन्य महापुरुष हों। हमें मतलब कोई कार्य अगर देश में बढ़ाना है, चाहे वो समाज के क्षेत्र में या देश के क्षेत्र में या राज्य के क्षेत्र में, तो हमें महापुरुषों का सहारा तो लेना
पड़ेगा ही जरूर। दूसरी बात, अगर हमारी विचारधारा, हमारी आंतरिक भावना महान है, श्रेष्ठ है, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम महापुरुषों को नकार दें और अपनी आंतरिक भावना के ही आधार पर कार्य करें, तो ये तो मतलब ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ सहारा महापुरुषों का लिया जाता है। तो तर्क वितर्क और भावनात्मक जो हमारे विचार हैं, मनुष्य की जब मतलब तर्क शक्ति अच्छी होती है, आंतरिक भावना जब मनुष्य की अच्छी होती है, तो उसके विचार भी अच्छे होते हैं। तो आज विचार, हम हमारे भारत से पहले विचार निर्यात भी होते थे दूसरे देशों को, मतलब हमारी जो विचार और भावनाएं हैं भारत की, वो विदेशों को मतलब भेजी जाती थी प्राचीन समय में। लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। विदेश के जो विचार हैं, मतलब चाहे वो वैज्ञानिकों के हों, चाहे किसी महापुरुषों के हों, हम दूसरों के, दूसरे देशों के विचार और भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। जबकि हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश है। हमारी विचार, भावनाएं, ज्ञान और विज्ञान भारत से विदेशी सीखते थे, लेकिन अब ठीक अपोजिट हो रहा है। हम अपने अपने अस्तित्व को, अपने विचार और भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे। हम दूसरे देश की विचारधारा है या वैज्ञानिकों का जो ज्ञान विज्ञान है, उसको लागू करना चाहते हैं भारत में। अच्छी बात है लागू करना, लेकिन हमारी जो भारत की विचारधारा है, हमारे जो भारत के महापुरुषों की विचारधारा है, भावना है, श्रेष्ठ विचार हैं। प्राचीन समय में यहाँ से वो ग्रहण करते थे विदेशी, लेकिन हम दूसरे देशों के विचार और भावना प्राप्त कर रहे हैं, तो अब सारे कार्य उल्टे ही होते जा रहे हैं। तो बात आती है तर्क और वितर्क की, जिसके अंदर मतलब भावना विचार अच्छे होते हैं, वो दूसरों को विचार और शक्ति देता है। और जब हमारे अंदर तर्क वितर्क और भावना, अच्छे विचार नहीं होंगे अपने अंदर, हम तो क्या दूसरों को दे देंगे। ठीक बात। बस इतना ही कहूंगा मैं। धन्यवाद मदन जी। और कोई एक भाई अपनी बात रखें? ज्ञानेंद्र भाई, जी भाई साहब। आज बहुत दिनों बाद जो है संजय ताती जी दिखे हैं। जी जी जी। और अक्सर मैं देखता हूँ कि भाई साहब जो है चले जाते हैं, तो जी इनकी बड़ी याद आती है प्रस्तावना के जो शुरुआती बोलते थे, और आजकल एकदम से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि ये कुछ बोलें। जी जी जी। ताती जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बोलें कुछ। भाई साहब, सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मजे में हूँ और आप सबकी बात सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आप सबके पास आ रही होगी। हाँ, जी आ रही है, जी। आ रही है। मैंने आपकी भी बात सुनी है, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। और चूंकि बाहर में हूँ तो मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, हमारे पास हमेशा भीड़ होती है, नहीं, ठीक। तो वहाँ पर मैं सिर्फ सुन सकता हूँ। बेशक कभी कभी एकांत में होता हूँ। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चर्चा हो रही है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से जी। धन्यवाद ताती जी भाई साहब। और कोई भाई अपनी बात रखना चाहे रखें, अभी तो समय है अपने पास पर्याप्त। कमल सिंह जी का माइक अनम्यूट मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा जूम को अभी नया नया प्रयोग कर रहे हैं भाई साहब। ठीक, और कोई भाई अपनी बात बताए? हेलो। हाँ मोहन बाबू बताए। सभी साथियों का अभिनंदन है। और जो भी आज चर्चा में जुड़े हुए विद्वत जन हैं, वो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं। साथियों, आज जो आदरणीय ज्ञानेंद्र जी ने विषय को रखा है, उसमें तर्क है और तर्क के साथ भावना भी जुड़ा हुआ है। ये अपने कहीं आप माइक चालू नहीं कर पा रहे हैं, माइक कैसे चालू है अपना? हाँ कमल सिंह जी, आपका माइक ऑन हो गया है। आप ऑन हो गया अभी, मतलब? मोहन बाबू कुछ कर रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। मोहन बाबू की बात कंप्लीट हो जाए तब आप अपनी बात कह सकते हैं। फिर आपने म्यूट कर लिया जी।
ठीक है। मोहन बाबू, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी। तो भावनात्मकता का भी बात रखा गया है, और ये भी बात रखी गई है कि जो भी अपनी बात को किसी भी प्रकार से सिद्ध करना चाहते हैं तो महापुरुषों का भी सहारा लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो तर्क जो है, जैसे तर्क है, चाहे डिबेट है या वाद विवाद है, रिसर्च है, खोज है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिर हमारे जो प्राचीन से लेकर और आज जो हम लोग भी हैं, आज इस समय तर्क ही कर रहे हैं किसी विषय पर, तो ये आखिर तर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चिंतकों विचारकों को क्यों करना पड़ता है तर्क वितर्क, वाद विवाद? तो साथियों, जिस प्रकार की हम लोग व्यक्ति, परिवार और समाज जो है, और इसके बीच में जो चाहे गांव, राज्य है, राष्ट्र है, जो व्यवस्था आती है, तो जब व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच में प्राचीन समय से देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब समस्याएं कुछ उत्पन्न होती है और उस समस्या से जब समाज है, समाज में रहने वाला परिवार है, व्यक्ति है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी वर्ग जब आहत होता है, तो जो भी समाज में बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चिंतक वर्ग हैं, ज्ञानी हैं, वो उस समस्या को देखकर उनके अंदर एक भाव जगता है, और भाव जगता है कि इस समस्या से जो है समाज का ये वर्ग जो है ये बड़ा पीड़ित है, दुखित है, इसका कैसे समाधान निकाला जाए। तो जो हम यज्ञ का माध्यम लेते हैं, और यज्ञ में जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो यज्ञ के 3 अर्थ जो बताए गए हैं, श्रद्धा, तर्क और विश्वास, तो इन समस्याओं को देखकर उसके समाधान के लिए अंतः मन में एक भाव या श्रद्धा उत्पन्न होती है कि इस समस्या के निदान के लिए चिंतन करना चाहिए। और जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो वो जो प्रथम चिंतक होता है वो अपने ही जैसा और कई चिंतकों का खोज करता है, और सब कोई जो है फिर जितने मिलते हैं तो आपस में फिर तर्क और वाद विवाद करके उस समस्या पर और सत्य के नजदीक पहुंचते हैं। उस समस्या के समाधान के लिए सत्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया जाता है कि वहां तक पहुंच के इस समस्या का निदान का कोई उपाय जो है सो खोजा जाए।
और जब व्यक्ति सत्य के नजदीक चिंतक पहुंचते हैं तब उन सभी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और विश्वास जगता है कि इस रास्ते से इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। उनके अंदर ये आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है और यही हमारा जो है यज्ञ का जो है ये मूल भाव है। तो तर्क जो है वो प्राचीन काल से समय समय पर और हर एक समस्या पर विद्वत जनों के साथ या विद्वत जन करते रहे हैं और समस्या का समाधान जो है समाज में देते रहे हैं। और जितने भी इस प्रकार के विद्वत जन हैं जो कि इससे इसके साथ ज्ञानी भी हैं, वो बराबर ये बात बताया है कि हमने जो बातें आपको बताई हैं, हमने जो तथ्य रखा है, उस तथ्य को आप देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर समय बदलता है और जो हमने समाधान बताई है उस समाधान के जगह पर अगर और कोई उससे बेहतर समाधान उस समय आता है तो हमारे समाधान को आप परिवर्तित भी कर सकते हैं। जो भी समाज विज्ञानी है ये इस बात को, इस तथ्य को देते हैं। लेकिन जो कोई मत पंथ संगठन के संचालक हैं, उन्होंने जो बात कही वो अंतिम सत्य कह दिया, इसके बाद कोई सत्य या कुछ नहीं बचता है, तो उसको हम समाज विज्ञानी या समाज शास्त्री ये सब नहीं कह सकते हैं। वो तो स्वयं को ही सर्वोच्च और सर्वसत्य मान लिए। तो आज जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग जो सारे विद्वत जनों ने अपनी अपनी बातें रखी, तो ये बातें जो आज है, आज की परिस्थिति में हम देखते हैं, तो जो राजनीति में आप देखते हैं, जो राजनीति में हम लोग चुनकर जिसको भेजते हैं संसद में या विधानसभा में, या आज जो हम धर्माचार्य या प्रवचनकर्ता या कथावाचक, ये जो सारे हमारे समाज में आज अपनी प्रभाव को रख रहे हैं, अपनी बातें को रख रहे हैं, और जैसा कि हम लोग चिंतक हैं, चिंता से कोई भी जो है चिंतन करके कोई एक बात सत्य के नजदीक निर्णय के रूप में रखते हैं, उसको यही जो है समाज में प्रचार प्रसार करके और समाज को उस बात को जागृत करने के लिए ये कार्य करते हैं। तो जब ये जो समाज विज्ञानी जो हैं, यहां पर जो कहा गया है कि व्यक्ति जो है महापुरुषों का सहारा लेते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, तो बात है कि जब वो राजनीति में अपनी किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए और वो मेहनत नहीं करते हैं, तर्क नहीं करते हैं, विचार मंथन नहीं करते हैं, जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं उनसे तर्क करके सहारा लेकर के उसका समुचित मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको अपना मंजिल दिखता है कि इस मंजिल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या कहा है ये उस चीजों का मंथन नहीं कर रहे हैं,
इनको जो अपनी बात मनवानी है उसके लिए वो महापुरुष का नाम जोड़ रहे हैं कि महापुरुष ऐसा कहे थे, जबकि महापुरुष जो हैं उस बात को नहीं कहे हैं। जिस बात को वो महापुरुष के साथ जोड़ रहे हैं वो तो वो कह रहे हैं, महापुरुष उस बात को नहीं कह रहे हैं। तो इस चीज को समझना है कि महापुरुषों ने उस बात को कहा कि नहीं कहा जो ये कह रहे हैं, या जो कथा प्रवचन करता या कथावाचक जो हैं जो बातें रख रहे हैं और उसके साथ जो महापुरुषों की बात जोड़ करके और भावनात्मक रूप से हमें द्रवित कर रहे हैं, तो वो महापुरुष जो हैं उस बात को कहा है कि नहीं कहा है, इस चीज को तर्क के माध्यम से ज्ञानी पुरुषों से जुड़ करके और उस सत्यता को जानने की आवश्यकता है, तब उस बात को मानने की आवश्यकता है। महापुरुषों ने अच्छी बातें कही है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। और जो आज के भी समय में अगर उनकी बातें तर्कसंगत हैं तो उसको मानना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे कथावाचक या प्रवचनकर्ता या राजनीति में भी सब जो है सो वैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो गलत चीजों का सहारा लेकर और महापुरुषों को जोड़कर अपनी बातों को अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इन बातों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर हम तर्क के माध्यम से या ज्ञानी पुरुषों से जुड़कर महापुरुषों की बात को अगर समझते हैं कि नहीं उन्होंने ये बात कहा है और ये जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है आज के लिए वो सही है, तो उस रास्ते पर हमें चलने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हमारी जो समझ थी हमने अपनी बात को रखी है, बाकी और हमारे साथी हैं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो है इसके रहस्य को निकालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ठीक बात, ठीक बात। धन्यवाद मोहन बाबू। कमल सिंह चौहान जी, जी बताएं भाई साहब। मैं यूं कह रहा था भाई साहब, हम तो एक छोटे से किसान है गांव से, लेकिन करीब 35-40 वर्ष से अपन कह रहे हैं नेता कर कानून 3 को सुधारो सब सुधरेंगे। इसके लिए रास्ता क्या होगा? अभी अपन बोल रहे हैं कि 29 अधिकार अपने को प्रत्येक पंचायत को 29 अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ये अधिकार मिलेंगे कैसे? या तो अपन न्यायालय जाए, क्योंकि पार्टी भी लोगों ने पार्टी बना बना के देख लिया। वो अन्ना हजारे का आंदोलन लागू हुआ, केजरीवाल जी ने जन लोकपाल लागू नहीं किया, तो आखिर में अपनी बात को कौन समझेगा और कैसे किया जाएगा? अपन इस रास्ते पे ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा अच्छा। और कैसे चला जाए? जी भाई साहब, जी भाई साहब, मैं ये बस कह मेरी रहा बात यही थी सर। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कल परसों में वो विषय आएगा ही आएगा। मुनि जी आज है भी नहीं मीटिंग में, जी जी तो हम लोग विषय पर जी ही सर। चर्चा जी करें। सर। तो आज का विषय है, हाँ। उस विषय अच्छा पर कुछ अच्छा। आपको कहना हो तो बिल्कुल ठीक जरूर ठीक। कहें बात। हम सभी लोग उसी विषय के आसपास चर्चा कर रहे हैं। जी 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 सर, बस बस यही कहना था सर मेरे को नहीं तो। नहीं, फिर चर्चा करेंगे जरूर। और किसी भाई को कुछ कहना हो? ठीक माता ठीक। प्रसाद जी अभी जुड़े हैं, साधना जी जुड़ी हैं। जी भैया जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भैया जी, आज का विषय मुख्य रूप से तो मुझे लगता है दो लोगों के लिए इंगित करता है, दो वर्गों को। एक तो हमारा धार्मिक प्रवचनकर्ता, दूसरे हमारे राजनेता। ये बिल्कुल उनके ऊपर, क्योंकि हमें धूर्तों से बचने का कहीं ना कहीं कोई तरीका खोजना पड़ेगा, वो तरीका है तर्क। जहां भी हमारे धर्म प्रचारक कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने जो महान महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनका संदर्भ दे बिल्कुल करते हैं, उनको कोटेट करते हैं कि ऐसे किया है। जैसे तुलसीदास जी की अभी एक बहुत ज्यादा
तर्क वितर्क हुआ था चौपाई पर, ढोल गमार शूद्र पसनारू सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पर कई सारे तर्क हुए और तुलसीदास जी महाराज ने किस परिप्रेक्ष्य में उस समय किस परिस्थिति में ये बात कही थी, उसको बिना सोचे विचारे, यही जैसे समुद्र मंथन की बात आती है, तो समुद्र मंथन को जिस प्रकार से हमारे उपदेशकर्ता बताते हैं, जबकि उसका वो मंथन वो समुद्र के मंथन का वो तात्पर्य है ही नहीं है, उसका जो मीनिंग है वो कुछ अलग है भाई। तो तर्कों के आधार पर वो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ करते हैं, लेकिन उसका जो लाक्षणिक अर्थ है, भाई शाब्दिक अर्थ कुछ अलग होता है और लाक्षणिक कुछ अलग होता है। तो ये कोटेशन का मतलब यही है कि उन्होंने उसको शाब्दिक अर्थ किया है, तो हम शाब्दिक अर्थ ना लेकर के हम तर्क में जाएं। आखिरकार समुद्र मंथन पर हालाहाल विष निकला है, तो विष शिव जी ने अपने कंठ में धारण क्यों किया, शिव कौन है? वही तो, ये समुद्र मंथन कोई समुद्र में डाल करके नहीं किया गया। वही उस समुद्र का मतलब है, ये हमारी जो बुद्धि है, हम अपने अंदर जब विचारों का मंथन करते हैं तो उसमें से कई प्रकार के रत्न निकलते हैं, उसमें से हलाहल जहर भी निकलता है। और जब हम उससे अ, माने जैसे समाज में अपमान मिलना, जहर का मतलब है समाज में अपमान मिलना। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारी आलोचना भी होती है, हम हमें उस आलोचना को पीना पड़ता है। पिएंगे तो उसके बाद में आगे हमें ख्याति भी मिलेगी, ख्याति मिलेगी तो अहंकार भी होगा। ये सारे चीजें जो है, जितने भी कहने वाले हैं, जितने भी हमारे उपदेशक हैं, उनकी बात को हम तर्क से सिद्ध करें कि हाँ ये चीज समाज में इस प्रकार से लागू होती है, तो ही हम उसे स्वीकार करें, अन्यथा उनके पद चिन्हों पर चलना हम स्वीकार ना करें, तो हम उनसे लुटने से बच जाएंगे। उनकी धूर्तता का हम जवाब इस प्रकार से समझदार बन करके दे सकते हैं। दूसरी बात है नेता। नेता जब समाज के लिए कोई कानून बनाता है तो उसका बड़ा भावनात्मक पक्ष लेकर के जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है। अब वो प्रचार प्रसार करने के पीछे होता यही है कि जो हम कह रहे हैं वो समग्र समष्टि में सबको स्वीकार हो जाए। सबको स्वीकार होगा कब? जब हम तर्क करेंगे, नहीं तो सीधा अंधा अनुकरण है, हम उनके गुलाम हो जाएंगे और वो तो धूर्त हैं और हम उनकी धूर्तता में फंस जाएंगे और फिर हम लुटते पिटते और गुलाम बने रहेंगे। तो दो वर्गों से हमें विशेष रूप से सतर्क होकर के चलने के लिए ये कोटेशन बिल्कुल सटीक आज की अपने चरितार्थ करता है अपने अर्थ को। तो राजनेताओं से हमें उनकी धूर्तता से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो कहते हैं हमारी भावनाओं पर ऐसी नस पर हाथ रखते हैं, जो हमारी रग दुख रही होती है उसी रग पर हाथ रखते हैं। तो भावनाओं को भली भांति जानते हैं। भाषा का इनके पास बड़ा अच्छा तालमेल होता है। भाषा को इस तरीके से लोगों को लुभावनी बात करते हैं कि वो उनके मायाजाल में, भाषा के मायाजाल में फंस जाते हैं, तो हम वहीं लुटते पिटते हैं या हम ठगी का शिकार होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि ये धूर्त हैं, हमें इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो नेताओं के लिए विशेष है, क्योंकि नेता जो भी कहता है तो उसके पीछे उसका मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो बात सत्य की कसौटी पर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। मतलब तर्कों से, अगर तर्क पर नेता जवाब ना दे, इसका मतलब ये है कि वो गलत है, हमें उसके कहे का पद चिन्ह पर हमें उसके वक्तव्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यही हमारी समझदारी की ओर पहला कदम होगा कि हम किसी भी बात को सुने किसी लोकप्रिय व्यक्ति के द्वारा और वो भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर समझाए, तो हम उन पर तर्क लगाना शुरू करें। और तर्क जब लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से सच्चाई तक पहुंचेंगे, प्रमाण मिलेंगे हमें, और अगर प्रमाण नहीं मिलता है तो हम उसको फॉलो ना करें। धन्यवाद भैया जी, मेरी बात इतनी थी। नमस्कार। आगे और साथी। बहुत बढ़िया माता पूछना चाहिए। मैं एक बात आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस बार यात्रा के दौरान भी और एक प्रश्न मेरे सामने बार बार आया, और वास्तव में मुनि जी के यहाँ जब मैं आया था 2019 के बाद, 2019 में तो गया था इनके ज्ञान कुंभ के कार्यक्रम ऋषिकेश में, और फिर वहां से वापस आने के बाद
मुनि जी से जब बात हुई मेरी, तो मैंने फिर उनसे एक प्रश्न किया, वही प्रश्न मेरे सामने हर जगह। वो प्रश्न ये था कि आखिर आप इतने वर्षों से सामाजिक कार्य ही कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, और जब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में आपके काम को किया जाना चाहिए, आपके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन पूरी संस्था में एक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो आपकी बात से 100% सहमत हो। हर व्यक्ति आपकी ही कथन पर प्रश्न उठाता रहता है। आपने अपने जीवन में एक अनुयायी या एक भक्त आपने तैयार किया हो तो मुझे बताइए। अगर तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप फेल है। मुनि जी ने बहुत समझदारी के साथ मुझे एक उत्तर दिया। वह उत्तर आज मैं यहां आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मुनि जी ने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति को मैंने फॉलोअर बना लिया तो मैं ये मानूंगा कि मैं अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं पूरी तरह से फेल रहा। मतलब मुनि जी का यह कहना है कि मैं फॉलोअर बनाने के लिए नहीं, मैं जो बात कहता हूं या करता हूं, या जिन लोगों से मैं मिलता जुलता हूं, या जिन लोगों से मैं संवाद करने की कोशिश करता हूं, तो मेरी कोशिश यह रहती है कि वह व्यक्ति विभिन्न तरीकों से किसी एक विषय पर विचार मंथन कर सके, समग्र रूप से किसी भी एक विषय पर खूब अच्छे से सोच सके। कई जगह पर व्यवहारिक जीवन में भी मैंने देखा है कि कोई भी दो विचारक अधिकांशतः, मतलब एक निष्कर्ष के मुद्दे पर जाने के लिए तो वहां भी पहुंचने के बाद तमाम मत हो जाते हैं, लेकिन कभी एक मत नहीं हो पाते। उन परिस्थितियों में अब इस कोटेशन में भी ऐसी बात आई है कि तर्क रखते हुए अपनी बात सिद्ध ना कर पाने पर, देखिए तथ्य तर्क का हिस्सा हो सकता है, मत और मतांतरों के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, तथ्य तर्क का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तर्क का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी बात को ऊंचे रखूं। तर्क का उद्देश्य यह होना चाहिए, तर्क सिर्फ मेरा नहीं हो, हम सब लोगों का हो। आज अगर हम 16-17 लोग इस मीटिंग में जुड़ के चर्चा कर रहे हो तो लक्ष्य यह होना चाहिए तर्क का कि 16-17 लोग इस बात को समझने का प्रयास करें, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात बहुत स्पष्ट रूप से मान्य हो गई या किसी एक व्यक्ति की बात स्पष्ट रूप से काट दी गई। मेरे समझ से फॉलोअर बनाने के बजाय, क्या कहते हैं मुनि जी उसको, ताती जी भाई साहब बढ़िया शब्द बताते हैं, मैं तो लड़खड़ा जाता हूं, संचालक और संचालित। हाँ ठीक, हम संचालक बने, अच्छे से अपनी बात रख सके। मुझे लगता है कुछ ऐसी बात है, चर्चा और किसी भाई को कुछ कहना हो या एक दूसरे से किसी के भी वक्तव्य पर किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी बात रख रहा हूं। तर्क की जहां तक बात है तो एक शब्द कहा गया है संस्कृत में, सत्यम आत्मना च ग्रही। जो व्यक्ति सही तार्किक होगा वो सत्यम आत्मना च ग्रही, सत्य का ही ग्रहण होगा और तर्क का ही ग्रही होगा। लेकिन उस तर्क का कोई आधार तो होगा। वो कहे मेरी मान लो, जैसे अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, यदि कोई मैं बात कह रहा हूं तो किस आधार पर माना जाए कि ये सही है। इसलिए हमें महापुरुषों को कोड करना पड़ता है, पुनः कह रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण देने पड़ते हैं, अन्य बात है। हाँ, मतवादी जो लोग होते हैं, जो मत के सैद्धांतिक रूप को अपना, उनकी अपनी माननी होती है। एक चीज और बोल रहा हूं, इंग्लिश में एक लाइन आई थी, अर्जुन जी के साथ शेयर हुआ था, एज एवरी एज मतलब एस ए डबल एस गधा, एवरी एज लव्ड इज अवे, नहीं ब्रे मीन्स कहते हैं भौंकना। प्रत्येक गधे को अपनी आवाज प्रिय लगती है, क्या दूसरे लोगों को लगती है? तो तर्क का एक आधार होता है, तर्क जो है वो सैद्धांतिक होता है। जैसे मैंने कहा, जो सूक्ति हमारी संस्कृत में दी हुई है, हम उनको बातों में कहते हैं सत्यम आत्मना च ग्रही। यदि आप अपनी बात को रख रहे हैं तो जो हमारे विषय हैं वो सैद्धांतिक बात को स्वीकार करेंगे, मनमानी बात को कभी स्वीकार नहीं करते हैं कोई भी। दूसरी बात, एक बात अभी आपने कही थी बहुत अच्छी बात,
कि प्रत्येक व्यक्ति संचालक हो, और एक शब्द कहा था। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपना संचालक तो होता ही है, अपने परिवार के स्तर से होता है, उसकी जो अपनी समझ होती है। लेकिन मैं समझ रहा हूं पूरी दुनिया को संचालित करने के लिए कुछ गिने चुने ही लोग आते हैं, गिने चुने वो एक अलग तरह से ही बनाए जाते हैं। हाँ, उनके आधार पर कि भाई ठीक कह रहे हैं, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, इनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है। अच्छा ही सबका लक्ष्य होता है, अच्छे की तरफ सबका लक्ष्य जाना होता है। तो ये दो तीन चीजें आती हैं, और इसमें हमें थोड़ी सी इन बातों को थोड़ा और अच्छे से समझना होगा, तो हम मत को और तर्क के लिए समझ सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक बात। और भाई बताएं, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं किसी से भी। ज्ञानेंद्र जी, जी। इससे मुझे लगता है कि जो थिंकर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनमें बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ दिया, चाहे तर्क की बात कीजिए या आप जो है प्रमाण की बात कीजिए, सिद्धांत की बात कीजिए, पुस्तकों की बात कीजिए, संस्कृत की सूक्तियों की बात कीजिए। तो हमने आर्स और अनार्स भी देखा, प्रक्षिप्ति भी देखी। अनार्स वाले भी अपने आप को तार्किक बताते हैं, प्रमाणिक बताते हैं, सैद्धांतिक बताते हैं। और मैं तो मुसलमानों को भी देखता हूँ कि आजकल कुरान में ऐसी ऐसी आयतें निकाल करके विज्ञान दिखाते हैं कि वह हम सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं कि वो लोग जो है गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम उसकी भाषा भी नहीं समझ सकते, और वो हमारी पुस्तकों को उसी आधार पर काटने का प्रयास करते हैं। तो ये तो जो है पूरी दुनिया में लगभग जो है वो क्रम चल ही रहा है, और कोई ऐसा नहीं है जो खुद को तर्कवादी नहीं बताता है। मैं विचार ये करता हूं कि मुझे ऋषि दयानंद की ही बात कहनी है। तो कोटेशन के माध्यम से जो हमको समझना चाहिए, या मुनि जी के माध्यम से जो इतना लोग समझे हैं, या हम अपनी बुद्धि से भी समझे, मुझे ऋषि दयानंद की बात कहनी है। तो ऋषि दयानंद का नाम लेने की क्या जरूरत है? मैंने नाम लिया और मैं उत्तर नहीं दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा। या मैंने मुनि जी का नाम ले लिया किसी मंच पर, और किसी ने मेरे से क्वेश्चन को कर दिया, तो मैं तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि तर्क के आधार पर, तो तर्क आपका अपना होना चाहिए, तर्क दूसरे का नहीं होना चाहिए कि ऋषि दयानंद ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, अम्बेडकर क्या कहे, फूले क्या कहे, जो वो लोग चले गए। अब मैं उनकी बातों को हर मंच पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ और मेरे पास कोई तर्क नहीं है। तो जब तर्क मेरा अपना होगा, तब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गांधी की बात या अम्बेडकर की बात या मैं दयानंद की बात कह रहा हूँ। फिर उस मंच पे मैं ये कहूंगा कि ये बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात है। तो जब हम अपनी बात कहना शुरू कर देंगे कि ये मेरी बात है, अर्थात वो मेरी बुद्धि विवेक से सिद्ध हो रही है, जब मुझे लगता है कि हाँ ये सत्य है, तब ग्रहण करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी और का नाम लेता हूं, वहां फंसने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 10 बातें सही कहेंगे, कहीं ना कहीं एक बात में फंस ही जाएंगे। तो मैं 10 ही बात सीखूं, और वो 10 बातें तर्क के आधार पर सीख लूं। जो मुझे समझ में ना आए किसी विचारक की बात, किसी महापुरुष की बात, उसको मैं क्यों बोलूं? मैं बोलूंगा वही जो मैं जानता हूं, जिसको मैं समझ पाया ठीक विषय से, और बोलूंगा तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, कि मैं जो बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, वो महापुरुष नहीं लेगा। ये जो है तर्क के साथ हमको यह भी ध्यान रखना पड़ता है, तर्क स्वयं का होना चाहिए, किसी अन्य का नहीं होना चाहिए, बुद्धि अपनी होनी चाहिए, और वो बात तब आपकी अपनी होती है, किसी अन्य की नहीं होती है। जी धन्यवाद। ठीक बात भाई साहब। हाँ, अभी प्रश्न काल है, और किसी को कुछ पूछना हो या इस विषय पर कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। मेरा एक प्रश्न बन रहा है हेलो। दोनों लोगों से। हेलो। हाँ, भाई साहब सुनील देव जी का प्रश्न ले लें, फिर आपकी तरफ चलते हैं। हाँ सुनील देव जी, आप अपना प्रश्न रखिए बस। जैसे, हाँ, मैं प्रश्न रखूंगा। जैसे अर्जुन जी ने कहा था विज्ञान के संदर्भ में, अभी ब्रजेश जी ने कहा कि मैं अपना तर्क, यदि मैं विज्ञान की कोई बात कह रहा हूं तो मैं खोज करूं, मेरी वहां तक बुद्धि नहीं, मैं कैसे उसको तर्क सिद्ध करूंगा? ठीक बात, ठीक बात, आपका प्रश्न आ गया। हाँ मोहन बाबू बताएं। मैं एक बात आज के संदर्भ में, ये आज का जो परिस्थिति चल रहा है, देश काल परिस्थिति, तो जब हम देखते हैं कि यही चीज जो है आज 50 साल या 100 साल जो भी लगभग होगा, तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जो है कई देशों से शरणार्थी के रूप में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है निकले, और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और प्रजातांत्रिक देश हैं, वहां पर जो है सबने आसरा मांगा, सहारा मांगा,
और जितने भी ये देश हैं अपने संसद में, लोकसभा, जहां पर जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें तर्क वितर्क और चर्चा करके ये निकाला कि नहीं भाई ये शरणार्थी हैं, दुखी हैं, इनको सहारा देना चाहिए। और सभी ने जो है तो 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले सबने उनको सहारा दिया, अपने यहाँ रखा और वो वहां पर फले फूले और बढ़े भी। लेकिन वही चीज जो है देश काल परिस्थिति आज बदली है और वही जो है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश है वो अपने सांसद में या लोकसभा में जहां जिसकी जैसी व्यवस्था है तर्क वितर्क करके ये कह रहे हैं कि अब ये घुसपैठिए हैं और ये मेरा जीना हराम कर दिए और इनको अब देश से निकाला करना चाहिए, इनको देश से बाहर करना चाहिए। अब आज आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ अमेरिका से एक प्लेन में शायद 172 की कितने जो है घुसपैठियों को या जो है उनको भेजा है। तो ये जो है तर्क के माध्यम से कभी एक्सेप्ट किया जाता है और तर्क के माध्यम से उनको समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार नकारा जा सकता है। ये चीज हमने प्रमाण के रूप में जो हमने अभी समाचारों वगैरह में देखा है, इस बात को हमने रखी है। जी जी धन्यवाद। जी। सुनील देव जी की बात पे कोई कुछ कहना चाहेगा? जो सुनील देव जी का प्रश्न था। चलिए, और किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो बताएं। हसमुख भाई साहब को नमस्कार, बहुत दिन बाद आप जुड़े। अच्छा लगता है आपको देखकर। कमल सिंह जी भाई साहब, आपने जो प्रश्न किया था जी वास्तव सर। में 29, 30, 31 मार्च को हम इसी विषय पर गंभीर चिंतन मंथन के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। जी सर। 30, 30, 31 मार्च में परी चौक के पास वीएसके गार्डन करके एक जगह है। परी चौक जी पे सर। अगर आप उतरेंगे और वहां किसी ऑटो वाले से कहेंगे वीएसके गार्डन तक, तो वीएसके गार्डन जी तक आपको छोड़ दे। वहां पर हम इसी बात पर विचार मंथन करने के लिए एक साथ बैठ रहे हैं। देखा जी जाएगा क्या कैसे जी तय सर। होता है। हाँ ज्ञानेंद्र भैया, ठीक ठीक। मैं बोल रहा हूँ सुनील देव जी के प्रश्न पर। वैदराज, हाँ हाँ, वैद्यराज जी बताएं। वो जो हमारी प्रार्थना है ना भैया, जी उसमें भी जवाब है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं कहाँ सहमत। से कहाँ घुमाते हो बातों को, पता ही नहीं चलता। मैं कह रहा हूं कि यदि कोई वैज्ञानिक बात है और उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या मैं वैज्ञानिक बनूं उस बात को तर्क के आधार पर सिद्ध करने के लिए, या जो उसने दिया है आधार उसको रखूं? तो उसमें कहाँ से प्रार्थना का, तो मैंने पढ़ा है उस प्रार्थना के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक तर्क अलग चीज है, विचार अलग चीज है, मत अलग चीज है। जी 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 जी, ठीक कहा आपने। वैद्यराज जी की अपने बात थे, उन्होंने कहा आप नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं, फिर कभी चर्चा किसी माध्यम से आएगी तो फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। नहीं, सुनील देव जी जो आचार्य जी कह रहे हैं ना आदरणीय, जी तो वो देखिए एक समाज विज्ञान अलग चीज है और यानी एक जो है तो देखिए, तर्क का हिस्सा अभी तो तथ्य होता ही है। हाँ, एक जो तर्क का विज्ञान एक जो हिस्सा होता है तथ्य होता और है। केमिस्ट्री और मैथ्स का जो है विज्ञान जो होता है जी 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 वो देखिए, एक अलग चीज है। दोनों में तो तर्क फर्क का तो हिस्सा है। वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है, विचार विमर्श का व्यवस्था से होता है, मत का केवल मानना होता है। शब्द की हाँ परिभाषा लेकर के तर्क हमेशा प्रमाण देगा, प्रत्यक्षता को उपलब्ध कराएगा, तभी वो मान्य होगा। विचार विमर्श जी व्यवस्था के लिए होता है, ये व्यवस्था वर्तमान में ठीक है या नहीं, ये सहमति के आधार पर होता है। मत जी केवल मेरा मानना होता है। जी जी जी। नहीं, ठीक है, ठीक। और किसी भाई को कोई प्रश्न करना हो तो कर ले, अन्यथा मीटिंग समाप्त करेंगे। अभी खाली मैं आपसे एक और बात रखना चाहूंगा भाई जी। हाँ हाँ हसमुख हाँ, भाई। अभी हम लोग जिस ढंग से तर्क वितर्क की बातें और जो भी है, किसी का मैं अनादर नहीं करता हूँ,
जी मगर हम लोग को के पूरी व्यवस्था से पर होके सोचना होगा और नए आयाम को खड़ा करना पड़ेगा। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का ही एक मूल्य है, और जीवन का जो मूल्य है उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा ऐसा पूर्ण रूप से मानना है कि हम लोग जीवन जीना ही नहीं जानते हैं अभी तो, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा आया हुआ है और परमात्मा के द्वारा चल रहा है पूरी सृष्टि का नियम। तो हम लोग ये सरकार के बीच में क्यों हम फंसे हुए हैं, उसका परिवर्तन करना हम क्यों चाहेंगे? हम अपना परिवर्तन से पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। इसके ऊपर अभी आगे जानना चाहिए। जीवन ही योग के शब्दों में मैं बात करता हूँ बार बार, मगर वो शब्दों का अर्थ यही है कि जो जीवन मिला है प्रभु के द्वारा और प्रभु के लिए जीना है, वैसी व्यवस्था आज नहीं है समाज में अपनी। हसमुख भाई, जी एक समस्या ये आती है, जी आपकी कथन से मैं बिल्कुल एकदम 100% सहमत हूँ, लेकिन एक जी समस्या ये खड़ी होती है कि जी अशोक भाई पटेल साहब ने, आपके साथी मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सर मेरा है, इसकी चिंता जी करना मेरी जिम्मेदारी है। जी सरकार को क्या पीड़ा हो रही है कि मुझे हेलमेट पहनाने के लिए परेशान है। तो हाँ सरकारों का अपना एक तरीका है जिसकी वजह से वो हर व्यक्ति के जीवन में उस स्तर तक हस्तक्षेप कर रहा है जिस स्तर हाँ तक व्यक्ति का स्वयं का जीवन जीना बहुत मुश्किल सा आ रहा है। तो एक बात यह है कि व्यवस्था पर चर्चा सिर्फ इसलिए है कि जी हम लोग व्यवस्था के चुंगल से व्यक्ति को निकाल सके। जी लोक राज का समाज वास्तविक मंतव्य ही यही है कि व्यवस्था का न्यूनतम हस्तक्षेप हो व्यक्ति के जीवन में। वो आपकी बात मैं मान स्वीकार करता हूँ, जी मगर जी थोड़ा अशोक भाई भी अमुक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। वो जी अशोक भाई यही कहते हैं पक्षमुख भारत, यानी हम जो व्यवस्था है उसके ऊपर ही हम चलना चाहते हैं। हम उसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि जो व्यवस्था ही गलत है। अभी तक का लोकतंत्र जब से मिला है भारत को, जब हम लोकतंत्र कह भी रहे हैं तो लोकतंत्र तो हुआ ही नहीं है, पहली बात तो है। और नहीं हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है? मानव आज घेटे बकरे की तरह जी रहा है, और उसी के पास आप आशा रखोगे कि एक दिन ये पद पलट जाएगा, दुनिया व्यवस्थित हो जाएगी, अपनी चाय ऐसी हो जाएगी, कोई भी लोग भारत के अंदर आके बस सकते हैं। मैं कहूँ कि कहीं भी भूमि पे बस सकते हैं। ये पृथ्वी लोक को मानव जीवन के लिए और सब जीवों के लिए है। तो उसके लिए हम कैसे जीना अपना तरीका बदल देंगे? सरकार अपने आप में सारी व्यवस्था से हट जाएगी, सरकार का कोई निजी हस्तक्षेप ही नहीं रहेगा अपने ऊपर। जी जी ये एक बात है मेरा भाई, कहना। थोड़ा इसी ये गहराई एक में कभी जाएंगे। जी 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 इसी जी एक दिन आपका ही विषय पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। जी जी महीने जी एक दो दिन हम विशेष रखते हैं, जैसे हर महीने एक दिन ऐसा होता है जिस दिन रैंडमली कोई भी मुनि जी से कोई भी प्रश्न कर सकता है। जी जी और जी एक दो दिन सब महीने में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अतिथि वक्ताओं को भी शामिल करें अपनी चर्चा में। तो किसी दिन इस नहीं नहीं, विषय पर ठीक भी है हम ठीक लोग है। जरूर चर्चा करना चाहेंगे। आज नहीं की नहीं, जरूर जरूर। आज की मीटिंग में मेरे ख्याल से चर्चा हो चुकी है प्रश्न पर। और ठीक है। किसी भाई का एक आध मिनट का प्रश्न बहुत आवश्यक हो तो कर ले, अन्यथा हम लोग कल फिर नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। जी 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 जी, जरूर मेरा जरूर, उससे एक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। मेरा एक प्रश्न है। जी इस समय हम लोग तर्क कर रहे हैं या विचार विमर्श कर रहे हैं? आ, ठीक भाई साहब, आपका प्रश्न आ गया, कोई उत्तर देना चाहेगा तो देगा, नहीं तो कल फिर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। नहीं, थोड़ा सा दे दीजिए। ना ना, हम लोग विचार ठीक है। मंथन ही कर रहे हैं। वो हाँ, मेरा दबाव बनाना ठीक बात नहीं है। आपका प्रश्न आया, नहीं नहीं, किसी के मेरा समझ में मतलब आएगा क्या तो है, उत्तर देगा। सुनील जी ठीक। भाई साहब, अच्छा जी, ये आज का जो विषय है जी वो विचार है। हाँ, ठीक बात, विचार, इसमें ठीक बात। विचार मंथन चल रहा है। इसमें तर्क वितर्क नहीं है मेरे मतानुसार। जी जी जी, ठीक भाई सर, आप सबका बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। कल फिर किसी नए विषय के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सबका।